हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और वीडियो फिर से डिले हो गया बिकॉज मुझे कोल्ड हो गया था और मेरा गला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अभी मैं बेटर हूँ 1-2 दिन से, तो इसलिए मैं आज शेयर कर पा रही हूँ वीडियो। और मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगी ताकि आपको वर्ड्स मेरे क्लियर आए, बिकॉज अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे बोलने में। जो 10 ईयर्स की जर्नी मैंने डिसाइड करी थी, जो डिवाइन से कॉन्वर्सेशन हुआ था पिछले वीडियो में जो मैंने शेयर किया है, उस जर्नी पर जाने से पहले कुछ मैंने सेल्फ टॉक किए थे। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी था कि पता नहीं था ना कि अब क्या होने वाला है। इतना ही पता था कि सारे गलत और बुरे लोग मिलेंगे, वो भी 10 साल लंबा टाइम होता है। तो ये डिस्कशन खुद के साथ में बहुत ज़रूरी थे। और जैसे कि बहुत टाइम हो चुका है, हीलिंग हो चुकी है मेरी, तो मुझे ना बहुत सारी बातें याद भी नहीं है अब। तो बीच बीच में जैसे कुछ याद आता है ना, तो वो मैं कुछ वीडियोस में ऐड कर देती हूँ। तो वहाँ पर कुछ जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी, तो डिस्कशन बहुत लंबा हुआ था डिवाइन के साथ में ना। बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ था, जैसे कि मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रही थी। अब ऐसी गलतियाँ नहीं थी कि जिससे दूसरों का नुकसान होता था, सारी गलतियाँ ऐसी थी जिससे सिर्फ मेरा नुकसान होता था। तो डिवाइन के लिए वो कंसर्न होता था। तो एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन हुआ था कि उस जर्नी में सब कुछ रिपीट होगा ताकि तुम सीखो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, और शायद मैं सब कुछ शेयर कर भी नहीं पाऊँगी। तो जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना मुझे याद है उतना मैं शेयर कर देती हूँ, बट कुछ और अगर मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैंने खुद के साथ किए थे उस 10 साल की जर्नी पर जाने से पहले, ये कुछ क्या था कि स्कूल डेज़ की बात है। मैं 11th क्लास में थी, 11th स्टैंडर्ड में थी, कि मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर BSc नर्सिंग का कोर्स कर रही थी गवर्नमेंट के थ्रू। सो उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही थी। ऑलमोस्ट आई थिंक 3rd ईयर था या 4th ईयर था। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर उस हॉस्पिटल में उससे मिलने गई थी, क्योंकि उसको ना घर आए हुए बहुत टाइम हो गया था। तो उसने कहा कि वो अकेली जा रही थी, तो मुझे इसलिए वो लेकर गई थी। तो वहाँ पर जब हम गए तो वो जो उसकी सिस्टर थी वो ना बताने लगी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगी कि जहाँ पर उसको वो रह रही थी और कैसे वो पेशेंट से मिलती है। तो उसने एक चीज़ शेयर करी थी कि कई बार ना उसकी ड्यूटी साइकेट्रिस्ट वाला जो डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पर लगती थी। तो उसने एक इंसिडेंट शेयर किया कि वहाँ पर ना एक लड़का था कि जो एक लड़की उसे रिलेशनशिप में उसने लड़की ने चीट किया था लड़के को, और लड़का ना और लड़की उससे छोड़कर चली गई थी। तो उसके बाद वो लड़का ना पागल हो गया। तब से वो वहाँ पर जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होता है वो वहीं पर रहता था कई सालों से, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो कई साल उसके पेरेंट्स उसको लेकर आते थे, बट उसको फिर परमानेंटली वहाँ पर छोड़ना पड़ा उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो वो सिस्टर बताती थी कि ना जब भी वो डी उससे मिलने जाती थी ना, तो वो वहाँ पर क्या करता ना, वो पेनफुल शायरी सुनाता था। कभी जो भी उसने उसको चीट किया था। तो वहाँ पर जब मैंने स्टोरी सुनी ना, तो मुझे एक तरह से तो शौक ही लगा और बहुत बुरा लगा सुन के। तो ये दूसरी बार था जब मैंने इमोशंस की पावर को रिकग्नाइज़ किया था। एक इंसिडेंट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जब मैंने चाइल्डहुड में पावर्स को रिकग्नाइज़ किया था, इमोशंस की। और ये दूसरा इंसिडेंट था जहाँ पर जब इस सिस्टर ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि एक लड़का जो एक लड़की के प्यार में पागल हो गया, और वो कई सालों से मेंटल हॉस्पिटल में है। एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट क्या है, मेंटल हॉस्पिटल, ये कई सालों से वहाँ पर रह रहा था। और वो उस टाइम पे 27 से 30 साल के बीच के एज का था, जो दी ने बताया था वहाँ पर। तो मैंने ना फिर उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि मुझे क्या करना है, कि मुझे बहुत ध्यान रखना है कि जैसा कि ये बहुत एक तरह से देखा जाए तो डेंजरस एक्सपीरियंस ही था। मतलब मेरे जैसे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। अगर आप सुन भी लोगे तो बुरा ही लगता है ना, कि एक लड़का है जो किसी भी एज का हो, कोई भी इंसान हो, कि एक इमोशंस ने किस कदर उसको तोड़ दिया कि उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो गया। तो ये दूसरी बार था जब मैंने इमोशंस की पावर्स को रिकग्नाइज किया था कि जो प्यार है, फीलिंग है, वो एक ऐसा पावरफुल एहसास है, इमोशन है, जो एक मरते हुए इंसान को जीवन दान दे सकता है और एक हंसते खेलते इंसान की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। ये एक एग्जाम्पल था जो मेंटल हॉस्पिटल का केस बताया गया। दूसरा, ये कोई इकलौता केस नहीं था, वहाँ पर कई सारे और भी ऐसे थे। लेकिन शायद ये था कि जो दी से कनेक्ट हो पाया होगा, तो वो कई बार उनसे चीज़ें शेयर कर देता था, बट स्टिल वो अपने होशो हवाश में नहीं था। इतना पता था कि एक लड़की के प्यार में पागल हो गया, और प्यार में देखिए पागल हुआ, धोखे में पागल हुआ था। तो ये इंसिडेंट था। तो उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद से सेल्फ टॉक किया था कि मुझे पता था कि पहली बात, मैं शादी रिलेशनशिप्स के लिए तैयार नहीं हूँ, और मुझे पता है कि जो एनर्जी मुझ में है प्यार की, वो बहुत डीप है, लेकिन सेक्रेट भी है। वो इन इंसानों में कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो जो डिजर्विंग होगा इस एनर्जी के लिए, उससे ही शेयर करूँगी मैं अपनी लाइफ, अदरवाइज नहीं शेयर करूँगी।
क्योंकि ये सेक्रेड एनर्जी है और लव एनर्जी है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्योर है। इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर मुझे ऐसा कोई डिजर्विंग वन नहीं दिखेगा तो मैं अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखूँगी, लव रिलेशनशिप इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखूँगी और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब जैसे कि कोई भी मुझे प्रपोज कर देता था तो मुझे ये इनर एक्सेप्टेंस थी कि अगर कल को मैंने किसी को एक्सेप्ट किया और अगर वो इंसान सच में प्योर हुआ, ऑनेस्ट हुआ, लॉयल हुआ और किसी भी रीज़न की वजह से मुझे उस इंसान से दूर होना पड़ा, तो मुझे पता है कि किस लेवल की एनर्जी मुझ में है, ये नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं है और ये वाकई बहुत पावरफुल है। तो उस केस में क्या होगा ना, अगर मुझे उस इंसान से दूर होना पड़ा तो या तो वो मर जाएगा या तो वो फिर पागल खाने जाएगा। इसका दो ही सोल्यूशन था। तो इस बात की एक्सेप्टेंस में थी मैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न भी था कि मैं ऐसे ही कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लूँगी, बहुत सोच समझ के करना है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि अगर मुझे किसी भी रीज़न की वजह से उस इंसान से दूर होना पड़ा तो अल्टीमेटली मैं ब्लेम करने के लिए रहूँगी, कि मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ ना। जब मुझे पता है, देखो हम हर इंसान को ना अपनी एनर्जीज का पता होता है, तो मुझे पता था कि ये बहुत डिफरेंट लेवल की एनर्जी है मुझ में और इंसान वैसे ही एडिक्टेड रहता है मुझसे, नॉर्मल इंसान ही एडिक्टेड रहते हैं। तो अगर कल को कोई इमोशनल इंसान होगा जो वाकई बहुत अच्छा होगा, वो अटैच हो जाएगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने तो अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखा था, मैंने कहा मुझसे ये गलती होनी नहीं चाहिए। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए भी रखना था क्योंकि मैंने करियर को प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाता है जो सच में अच्छा है तो फिर मैं क्या करूँगी, ये मेरे लिए सवाल था। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि जब तक मेरे करियर गोल्स पूरे नहीं होते हैं तब तक तो मैं ना ही रिलेशनशिप में आऊँगी और ना ही मैं शादी करूँगी, ये मेरा डिसाइडेड था। तो अगर कोई ऐसा मिलता है इस बीच में, इस जर्नी में, तो मुझे उससे डिस्टेंस ही मेंटेन करना है। मैंने करियर को प्रायोरिटी पर सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि इंसान तो कभी भी बदल जाता है, मैंने इंसानों को हमेशा बदलते हुए देखा है। तो फिर वो रिग्रेट का रीज़न बनेगा ना कि काश मैंने इंसान को प्रायोरिटी ना देके अपने करियर को प्रायोरिटी दी होती तो मुझे रिग्रेट नहीं करना पड़ता। तो इस थॉट की वजह से मैंने करियर को प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे केस हैं, आप लोग भी सुनते होगे, देखा होगा शायद, आस पड़ोस में कहीं पे भी देखा होगा कि अक्सर इंसान बदल जाता है। तो इंसान की फितरत है बदलना, लेकिन मैं उनमें से नहीं जो मैं बदल जाऊंगी, मुझे अपना पता था। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि अगर आप ऐसा करते हो, इनकेस जैसे कि आप एक एम्बिशियस इंसान हो, अक्सर ऐसे भी केसेस देखे थे मैंने कि जहाँ पर एक इंसान है जो एम्बिशियस है और वो क्या करता है, रिलेशनशिप में भी आ जाता है। ये दोनों तरफ अप्लाई होता है, लड़कों में भी लड़कियों में भी, दोनों तरफ देखा हुआ है मैंने। और करियर के चक्कर में ना फिर वो उस प्यार को छोड़ देते हैं, रियल लव को छोड़ देते हैं, ट्रू लव को छोड़ देते हैं। तो मैंने ना उन लोगों को भी बहुत बुरे कर्म भुगतते हुए देखा है। तो जिसने ऐसा कर्मकांड किया था ना, जिसने करियर के पीछे एक ट्रू लव को छोड़ा था, ठुकराया था, रुलाया था, वो कहीं के भी नहीं रहे। ना तो वो करियर के रहे, ना वो प्यार और शादी के रहे। जिसे कहते हैं ना, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। तो ये तो मैंने देखा ही हुआ था और मुझे पता था कि ये रियलिटी है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे फिलहाल तो करियर पे फोकस करना है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं मुझे, मैं ये नहीं कहती, मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मुझे लोगों से डिस्टेंस ही मेंटेन करना है। तो अब क्या होता है, डिस्टेंस मेंटेन करने से मुझे पता ना कि मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा कि आपके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स आ गई हैं, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। तो इस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और ये हकीकत है कि अगर आप या इंसान क्या करता है ना कि पहली बात तो इंसान ग्रीडी है, लालची है, उसके अंदर, और ग्रीडी लोगों में ना कभी भी ट्रू लव बसता नहीं है, ध्यान रहे। जो इंसान, देखो, एम्बिशियस होने में और क्रेजी एम्बिशियस होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो और ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका है। तो मेरा ये था कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं करियर के लिए किसी इंसान को छोड़ दूंगी, एक सच्चे इंसान को छोड़ दूंगी, कभी भी नहीं होगा ऐसा, है ना। लेकिन मैं 3D मैट्रिक्स का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये भी क्लियर था कि मैं अपने गोल्स को प्रायोरिटी पे रख के चल रही हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि इंसान को बदलते देखा है मैंने, बट मुझे पता होता है कि इंसान क्या है, कैसा है, तो मैं उस हिसाब से उससे डील करती हूँ। तो ये इस बात की क्लैरिटी थी कि अगर मैंने ऐसा करा तो इसकी फिर पनिशमेंट बहुत बुरी होगी। तो मैंने कहा मैं तो वैसे भी गलत काम नहीं करती तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं जो कहते हैं ना कि करियर के पीछे उन्होंने ट्रू लव को ठुकराया है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, तो सबने भुगता है, वो कहीं के भी नहीं रहे, आज तक भुगत रहे और ज़िंदगी भर भुगतेंगे। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में ना तो पैसा रह जाता है, ना ही प्यार रह जाता है। तो कहते हैं ना कि अगर आपने रियल इंसान को ठुकराया है ना, तो आप एक्चुअल में भिखारी बन के फिर फिरते हो आजीवन। तो ये हकीकत है। तो मुझे इस बात का पता था, तो इसलिए मैंने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। और दूसरी बात ये भी थी कि मुझे डिवाइन
की नज़रों में भी बने रहना था। सीधी सी बात थी कि डिवाइन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हूँ तो मुझे हर चीज़ के अपडेट दिए जाते हैं, हर चीज़ को बड़े प्यार से बताया समझाया जाता है, गाइड किया जाता है। तो मैंने कहा था कि मुझसे कभी ऐसी कोई गलती ना हो जिसमें कभी डिवाइन मुझे बोल सके कि मैंने ये काम गलत किया। तो मैं इस बात का भी बहुत ध्यान रखती। तो मैंने इसलिए भी डिसाइड किया था कि इस जर्नी में जाने से पहले, जब तक ये जर्नी खत्म नहीं होती तब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी और ना ही मैं शादी करूँगी। और मेरे करियर गोल्स को मैं प्रायोरिटी में रख के चल रही हूँ। जब करियर मेरा पूरा हो जाएगा ना, करियर गोल्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना भी है नहीं होना है। क्योंकि मेरा तो डिसाइड था, मुझे तो वाकई शादी नहीं करनी थी। लेकिन जैसा कि डिवाइन ने बोला हुआ था कि उन्होंने कोई देखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता था वो कब कहाँ कैसे टकराएगा। और अब जो होने वाला था इस जर्नी में, उसका तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मुझे, और डिवाइन ने भी इस बारे में बताया नहीं था मुझे। तो बहुत सारे सरप्राइजेस डिवाइन देते रहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे। अगर उस टाइम पे समझ में नहीं आए थे कि ऐसा क्यों हुआ, तो बाद में ज़रूर आए हैं। तो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप ही शेयर करूँगी ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे लाइफ के बारे में और इस कनेक्शन और इस जर्नी के बारे में। और मेरे लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न था कि अगर मैं कभी किसी मैस्कुलिन से बात करती हूँ ना, थोड़ी बहुत भी हाई हेलो भी हुई, अगर जैसा भी कॉन्टैक्ट मेंटेन हुआ है, तो वहाँ पे इंसान ऑलमोस्ट इमीडिएटली प्रपोज कर देता है। तो मुझे था भाई इस चीज़ से मुझे बचना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। इस जर्नी पे जाने से पहले लोग तो हर तरह के मिलने वाले थे, तो मुझे ये था कि मैं अब रूडनेस का मास्क पहनूंगी, कि मैं दुनिया को यही प्रिटेंड करूंगी कि मैं दी मोस्ट रूडेस्ट गर्ल हूँ और आप मुझसे दूर रहिए। तो ये इमेज में मेंटेन करूंगी इस जर्नी में। जो ये 10 साल की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, तो इसके पीछे 2 रीज़न थे। इससे एक तो रहेगा कि मुझे कोई अप्रोच नहीं करेगा, जब कोई अप्रोच नहीं करेगा तो कोई प्रपोज नहीं करेगा। दूसरा, जैसा कि पता था कि सारे गलत बुरे लोग मिलने वाले हैं, तो खुद को उस चीज़ से भी प्रोटेक्ट तो करना ही था। पता था कि लॉसेस होने वाले थे। मुझे ये था कि यार क्या लॉस होगा, पैसे तो जाएंगे, टाइम ही तो जाएगा। लेकिन क्या क्या जाने वाला था मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं, ये मैंने जो डिसीजन लिया था कि मैं रूडनेस का मास्क पहनूंगी दुनिया के आगे, और लोगों को यही पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा रूड लड़की है। तो ये मैंने किया। तो ये एक डिसीजन था जो मैंने कंटिन्यू किया। और मेरे बहुत सारे सवाल थे जिनके मैं जवाब ढूंढ रही थी, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मैं 12th कंप्लीट कर चुकी थी और 6 मंथ्स ही हुए थे मुझे 12th को कंप्लीट करे हुए और जॉब को स्टार्ट किए हुए, कि नेबर में एक लड़का था जो कि जिसे मैंने मना कर दिया था शादी के लिए। और तो वो क्या था, थोड़ा ढीठ पर्सनैलिटी नहीं होता कि ईगो हर्ट हो गई, तो उसने क्या करा कि एक्सीडेंट कर दिया मेरा बाइक से, ठीक है। तो अब ये पहले भी कई बार कोशिश कर चुका था इस तरह से लाइफ को एंड करने की, बट वो हो नहीं पाया था। तो एक दिन क्या हुआ कि मॉर्निंग 11 AM का टाइम था, मैं घर से निकली थी, तो वो लड़का बाइक पर वहीं खड़ा था जहाँ घर मेरा था, और नेबर ही था, बहुत ज़्यादा क्लोज नेबर था। तो वहाँ से जैसे मैं निकली तो ये बाइक पे 2 और लड़कों के साथ में था। तो मुझे पता था कि ये आएगा, पीछे पीछे आएगा। तो मैंने क्या करा, मैं बहुत साइड से चल रही थी, लेकिन उसने क्या करा, वो बाइक ना बहुत स्पीड से लेकर गया मुझसे काफ़ी आगे। उसके बाद सामने से लाकर उसने इस तरह से मुझे हिट किया कि मैं बहुत ऊपर उछल कर गिरी। तो वहाँ पर मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि जो बहुत डिफरेंट था। तो जब उसने मुझे हिट किया ना, तो मैं इस तरह से उछली हूँ ना कि जैसे मैं आसमान तक छू कर आई हूँ। वहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे ही मैं ऊपर उछली हवा में, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि कोई बहुत हैवी मैस्कुलिन बॉडी है, हाइट में बहुत है, जिसने मुझे गोद में उठा रखा है, आर्म्स में उठा रखा है, और मेरी आंखें बंद कर दी ताकि मैं चेहरा नहीं देख पाऊँ। तो होता ना जैसे कोई लेकर जा रहा है आपको आसमान की तरफ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उठा रखा है और मैं एकदम जैसे आसमान की तरफ जा रही हूँ। तो अब लोगों ने ये तो देखा कि मैं बहुत ऊपर उछली। ऑब्वियसली बात है, अब ये डिवाइन एंटिटी थी जो इंसान नहीं देख सकते थे, लेकिन मुझे इतने ऊपर जाते हुए लोगों ने देखा। तो अब क्या हुआ कि जब इतना ऊपर मैं उछली हूँ, तो मुझे लाकर ना सीधे कुछ मिनट के बाद में नीचे वहाँ सड़क पर, ये बीच एकदम जैसे मेन रोड होता ना, काफ़ी चौड़ा रोड था, तो वहाँ पर मुझे रख दिया। एक गिराना नहीं बोलूँगी मैं, रख दिया। तो और इतना, जब मेरी आंखें खुली ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ शायद मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि इतना बुरा एक्सीडेंट था वो। और उसके बाद में जब आंखें खुली तो देखा मुझे एक भी खरोच नहीं आई थी। 1-2 खरोचें आई थी, हल्की फुल्की थी, लेकिन जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था मुझे था कि भाई मैं तो गई आज। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अब सोसाइटी के अंदर ही हुआ था वो एक्सीडेंट, जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था घर से। तो मेरे घर पे कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, काफ़ी लोग आए हुए थे घर पे, कुछ काम था आई थिंक। तो मम्मी को खबर मिली तो वो आई है, एकदम से इमीडिएटली आ गई थी। तो अब करते करते ना, जब सारे टेस्ट वगैरह हुए, तो फिर इवनिंग में लेट नाइट पता चला कि मुझे ना कंप्रेशन फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से मुझे 10 डेज़ हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उस 10 डेज़ में मुझे 55 इंजेक्शंस लगे थे।
और डॉक्टर ने बोला कि अब तुम वॉशरूम तक नहीं जा सकती हो, तुम्हें बेड पे ही करना है। तो मैं वहाँ पे गुस्सा हो गई, मैंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता ना, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। तो बट डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुमने ऐसे हिलने की कोशिश करी तो 10 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर तक बेड रेस्ट पर ही थी। सब कुछ जो 6 महीने जॉब स्टार्ट किए हुए थे मुझे, वो भी बंद हो गया। एंड फिर वो शादी का ड्रामा, इतना प्रेशर कि कौन बोले ठीक होने का मैं और परेशान। तो वहाँ पर वो शादी का जो ड्रामा था वो और बढ़ गया, क्योंकि ये तो इमीडिएट सोसाइटी का ही इशू हो गया था। सो अब क्या था कि अब इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे काफ़ी साल तक ना 2-3 साल तक इसका बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा। मुझे नेक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो ये एक इंसिडेंट था कि जहाँ पर ये हुआ। तो ये जो एक्सपीरियंस था ना कि मुझे पता था कि मुझे कोई उठाकर लेकर गया हवा में और मुझे दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे ज़मीन पर लिटा दिया, फेंका भी नहीं, लिटा दिया। और अब ठीक है, डिवाइन एंटिटी तो वो छोटा जो फ्रैक्चर करा गया जो कि सीरियस था, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा था ना कि मैंने कहा ये भूल नहीं सकते। ये मैं कोई बेहोश नहीं हुई थी, मतलब आके तो जब मुझे ऊपर हवा में लेकर गया है तो मैं तो अवेकन थी। मुझे याद था कि मुझे कोई लेकर जा रहा है और मेरी ऐसा देखा जाए तो बॉडी फ्रीज थी कि मैं खोल नहीं सकती थी। मैंने लेकिन उस बॉडी को ज़रूर टच किया था कि मैस्कुलिन बॉडी है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मुझे ये था कि ये क्या था, क्यों हुआ मेरे साथ में ऐसा, कौन है ये। तो ये मेरे लिए सवाल था और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। मैं कभी भी गिरने वाली होती थी ना, या कभी और कोई इशू होने वाला था तो मुझे ऐसे ही बचाया जाता था। तो अब देखोगे मैं एक साथ एक दुनिया में रहते हुए कई और दुनिया को एक्सपीरियंस कर रही थी। तो मुझे तो कोई बात नहीं, जवाब तो मैं ढूंढ ही रही हूँ। और ये इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगी, बाद में मुझे इसका आंसर मिला। तो ये एक एक्सपीरियंस था अगेन जो मैंने गो थ्रू किया था बिकॉज ऑफ ईव टीजिंग ही कह सकते हैं इसे। और जैसे कि बहुत सारे सवाल मुझे खुद को लेकर होते थे कि जैसे कि मुझे मन में सवाल था कि मुझे किसी भी इंसान के लिए कोई फीलिंग नहीं आती है और ना ही मुझे ऐसा कोई अट्रैक्शन होता है इंसानों से। लेकिन फिर भी ना जब मैं किसी कपल को खुश देखती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है, एक्सट्रीम खुशी होती है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन ऐसा मैं फ्रीक्वेंट होता था मेरे साथ में। जब भी मैं किसी कपल को देखती थी ना हैप्पी, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो ये मेरे लिए समझने वाली बात थी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार मैं नोटिस इसे कर चुकी थी। तो ये सवाल था मेरे लिए। और अगर मैं कभी ऐसे किसी कपल को देखती ना, तो जैसे कभी ऑफिस में भी है, उनको छुट्टियों पे जाना, तो मैं बड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेती कि नहीं यार कपल इसको खुश रहने दो, पता नहीं क्यों था ऐसा। तो ये चीज़ थी, ये मेरे लिए सवाल था। और चाइल्डहुड में ना मुझ में एक फोबिया होता था कि मैं कभी भी कपल को लड़ते झगड़ते नहीं देख सकती हूँ। अब जैसे ही मेरे घर में ना कार्मिक पेरेंट्स कभी आपस में लड़ते नहीं थे, मैंने कभी नहीं देखा उनको आपस में लड़ते हुए, लेकिन आप बाकी लोगों को ज़रूर देखा था। तो मैं वहाँ से हट जाती थी क्योंकि मुझे डर लगता था, मैं देख ही नहीं सकती किसी कपल को लड़ाई करते हुए। तो अब घर में क्या होता था, कभी भी जिसे कहते हैं ना कि बदतमीजी वाली लड़ाई है जो दूसरे घरों में देखी थी मैंने, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होता था। पेरेंट्स को कभी लड़ते हुए नहीं देखा मैंने। हाँ, छोटी मोटी जो नोक झोंक होती थी ना, वो भी फ़नी एक्सपीरियंस में बदल जाती थी। मतलब सबके लिए फिर वो पूरी फैमिली के लिए फ़न हो जाता था कि हंसी मजाक में। लेकिन उस हंसी मजाक की नोक झोंक की लड़ाई में भी ना कभी दोनों पेरेंट्स ने एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है, बदतमीजी नहीं करी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही है। तो मुझे ये था कि, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि मुझे ना डर लगता है कि अगर मैं कभी इन दोनों को लड़ते हुए देख लूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये था कि मुझे ऐसा डर क्यों है अंदर से, ऐसा कोई रीज़न तो है नहीं यहाँ पर। एक होता है कि अगर आपकी अपनी फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही है तो समझ में आता है ये फोबिया होना, लेकिन ऐसा तो घर में था ही नहीं। तो फिर मुझ में ये फोबिया क्यों था, तो ये मेरे लिए सवाल था। और वैसे तो मैं कभी भी प्यार शादी के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन जब से डिवाइन ने मुझे बोला था ना कि उन्होंने मेरे लिए एक लाइफ पार्टनर ऑलरेडी देखा हुआ है, तो तब से ना मुझे मेरे मन में था पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा। और मैं अगर किसी से फ्रेंडशिप भी करती हूँ ना, तो मैं उस इंसान के लिए अपनी जी जान तक लगा देती हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए। मैं अपनी जान देने के लिए भी रेडी रहती थी। कई बार मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है, इस तरह से मैं लोगों का स्टैंड लेती थी। लेकिन जब बात मेरे लिए आती थी ना, तो सब पीछे हट जाते थे। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे मेरे जैसा कोई दिखाई पड़ता नहीं है। और वैसे मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोबेबली, लेकिन मुझे ना ऐसा है कि अगर कभी मेरी शादी हो ना, तो मुझे मेरे जैसे इंसान से हो। एटलीस्ट अगर मेरे लिए ज़रूरत पड़े ना, तो वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ, मैं एक इंसान के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। तो और मैं किसी का सपोर्ट करूँ तो वो सपोर्ट तो होने वाला है। तो मैंने कहा मुझे ये चीज़ होनी चाहिए उस पार्टनर में ना, कि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक कंसर्न था कि ऐसा इंसान मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं ढूंढ रही थी कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को ना, कि ये हो गया मेरे लिए सवाल।
और जब वो 10 ईयर की गेम की डिस्कशन हो रहे थे डिवाइन के साथ में, तब वहाँ पर डिवाइन ने और भी बहुत सारी मुझसे डिस्कशंस किए थे। तो अभी मुझे एक बात याद आई थी, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ कि डिवाइन ने कहा कि जब इंसान को ये पता चलता है ना कि सामने वाला इंसान जो है वो अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तब वो जो सेल्फिश इंसान होता है ना, इंसान क्या करता है कि उसका ना पहले तो वो ट्रस्ट जीतता है, फिर उससे वो उसका सब कुछ छीन लेता है, उसके बाद फिर वो उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ देता है। ये इंसानों की फितरत है। तो ये डिवाइन ने बहुत क्लियरली बोला था मुझे। मैंने कहा मैं तो ऑपोजिट हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाता है कि कोई अकेला है या अकेली है, तो मैं तो उसके लिए जी जान देने को तैयार, हर तरह का सपोर्ट करने को तैयार रहती हूँ। तो ये मुझ में डिफरेंट चीज़ें थी, तो इसलिए डिवाइन ने रिमाइंडर दिया कि इस चीज़ का भी तुम्हें चेंजेस करने हैं इस जर्नी में, ये चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो डिवाइन ने कुछ और चीज़ें मुझे बोली थी जो कि मैं अग्री नहीं कर रही थी, बट ये था कि अब तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना कि तुम सही रास्ते हो, तो इसलिए हमारी छोटी छोटी बातें मान लो इस जर्नी में, जो जैसे कहीं कहीं पे झूठ बोलना पड़ेगा, मैंने कोई बात नहीं कि इंसानों के असली चेहरा दिखाने के लिए, मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो डिवाइन कहते हैं कि हमने तुम्हें कितनी बार बोला कि इंसान ऐसे ही होते हैं, लेकिन ना तो तुमने सुना ना कोई चेंजेस करे। तो इसलिए अब इस जर्नी में जब ये जर्नी शुरू होगी तो तुम्हें एक काम करना है कि तुम लोगों को ये शो करोगी, ये प्रिटेंड करोगी कि तुम्हारी फैमिली से नहीं बनती है और तुम दुनिया में अकेली हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो जब तुम लोगों को ये बताओगी, अगर कोई पूछेगा या प्रिटेंड करोगी, तो उसमें क्या होगा कि एक तो तुम सेम सिटी में रहने वाली हो, सिटी नहीं चेंज करी थी जब मैं घर से बाहर आ रही थी, तो ये करने से क्या होगा कि लोगों को ना यकीन हो जाएगा कि वाकई सही बात है कि लड़की की फैमिली से नहीं बनती है, तभी वो अकेले रहती है, अलग रहती है फैमिली से, क्योंकि सेम सिटी है, तो लोगों को ना भरोसा हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम क्या करना, उनको ऑब्जर्व करना, जो हमने बोला है ना कि इंसान कैसे होते हैं, तुम्हें एक एक बात सच होती हुई नजर आएगी। मैंने इस बात के लिए अग्री कर दिया, मैंने ठीक है अब मैं यही करूँगी इस जर्नी में, क्योंकि जो जो चीज़ें डिवाइन मुझे बताते थे ना, मेरे लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता था कि इंसान ऐसे होते हैं। और ये जबकि मैं चीज़ें देख चुकी थी, फिर भी मेरे लिए प्रॉब्लम थी, तो गलती तो मेरी ही थी और सुधारनी थी, तो इसलिए भी अग्री कर दिया था मैंने, चलो 10 साल की तो बात है। तो डिवाइन ने बोला कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, इसलिए तुम घर से बाहर आई हो, इसलिए तुम घर से दूर रह रही हो, तुम्हें ये रीज़न किसी को भी नहीं बताना है, इस चीज़ को सीक्रेट रखना ही रखना है। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, तो इस चीज़ के लिए मैंने अग्री करा डिवाइन से कि ये मैं करूँगी। तो डिवाइन ने बोला कि जैसे कि तुम्हें सारे गलत और बुरे लोग मिलने वाले हैं, तो जो जो झूठ बोलने के लिए हम तुम्हें बोलेंगे ना बीच बीच में, वो तुम बोल लेना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब सारे गलत लोग ही मिलेंगे और गलत लोगों से झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस बात के लिए भी डिवाइन से अग्री किया था। और एक और कंसर्न था डिवाइन के लिए कि मैंने ना हमेशा दूसरों की हेल्प, उनको सपोर्ट करना, उनकी ज़रूरतें, हमेशा से दूसरे लोगों को प्रायोरिटी पे रखा और खुद को मैं हमेशा लास्ट में रखती थी, अपनी हर नीड को तो मैं इग्नोर ही कर देती थी। तो डिवाइन के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था, तो डिवाइन चाहते थे कि मैं खुद को प्रायोरिटी पे रखूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ, ये सारे इंसान एक जैसे, मैं डिफरेंट हूँ, तो इसलिए मुझे खुद को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो ये भी इसका मैंने कमिटमेंट डिवाइन को दिया था कि अगर मैं इस गेम के बाद गलत साबित होती हूँ तो मैं आपकी इस बात को मानूंगी, मैं खुद को रखूँगी प्रायोरिटी पे। और दूसरा कंसर्न था कि मेरी सोल की ना एक साथ 2 इच्छाएं होती थी, एक तो 3D लाइफ के गोल्स को पूरा करना और एक साधु संत की तरह हिमालय जाके रहना, शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट में रहना, जैसे कि हिल स्टेशंस में जाके बसना। तो मुझे था ये दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते, या तो मैं साधु का जीवन जीऊँगी या तो मैं अपने 3D गोल्स को पूरे करूँगी। तो मैंने वहाँ पर एक प्रॉमिस किया था अपनी सोल से कि मैं जब घर से बाहर आकर रहना शुरू करूँगी, तो जिस घर में मैं रहूँगी उस इन्वायरमेंट को मैं पूरा एकदम एग्जैक्टली सेक्रेड इन्वायरमेंट रखूँगी, ताकि मुझे अंदर से पीस रहेगा, तो जो सोल की इच्छा है ना हिमालय जैसी इन्वायरमेंट के लिए, वो पूरी हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने डिसीजन लिया था कि मेरे घर में ना कभी किसी की एंट्री नहीं होगी जब मैं अकेले रहना शुरू करूँगी। तो मैंने बहुत सारी बाउंड्रीज अपने लिए सेट करी थी, जैसे कि जब मैं फैमिली के साथ रहती थी ना, तब भी घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, लेकिन मैं ऑफिस में मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि मुझे आप 8 बजे के बाद शाम को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो अब जिसने भी नंबर मुझसे लिया, ऑफिस के कुलीग थे तो नंबर ले लिया, कोई बात नहीं, मैं जब नंबर दिया है तो मैं उनको बता देती कि आप मुझे 8 बजे के बाद कॉल नहीं करेंगे। तो अब मैंने बता दिया, तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक लड़के ने मुझे 9 o'clock फ़ोन कर दिया, तो मैं रूड हो गई, मैंने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया। तो नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस पहुंची ना, तो वो रोने लगा, मुँह से काफ़ी बड़ा था, तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने कहा मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या। बट देन मेरी बाउंड्रीज रही हैं, जिसको मैं किसी के लिए ब्रेक नहीं करती हूँ। और दूसरा क्या गुस्सा इसलिए आता है कि जब मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, तो उसके बाद आपकी हिम्मत हुई उस चीज़ को ब्रेक करने की, क्यों? अगर या तो ना बताया हो तो मुझे ये चीज़ें टॉलरेट नहीं होती हैं। तो जब मैं घर से बाहर आने लगी, तो तब भी मैंने ये रूल्स अपने लिए सेट करे थे कि मैं जनरली 8 बजे के बाद घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है।
तो और मेरे घर पर कभी कोई अलाउड नहीं होगा, ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाउंड्रीज थी स्पिरिचुअल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और वैसे भी क्योंकि एक 20 साल का बच्चा है अकेले रहने जा रहा है, क्या पता दुनिया कैसी है, तो बहुत सारी चीज़ों पे मैंने खुद पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। सो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था। एक और रिमाइंडर मुझे ना डिवाइन बार बार देते थे जब से कम्युनिकेशन में आते कि तुम सब सबसे ऊपर हो, सर्वश्रेष्ठ हो। अगर बात कंपैरिजन की आएगी तो यू आर डिवाइन चाइल्ड। तो मैं कहती नहीं, जैसे सारे इंसान हैं सब बराबर है, क्योंकि सुनते थे ना ये सारे इंसान बराबर होते हैं। मैंने कहा जैसे मैं हूँ वैसे सारे इंसान है, सारे इंसान बराबर है। तो नहीं, तो ये रिमाइंडर रहा डिवाइन का कि नहीं मैं सबसे ऊपर हूँ। और इस टॉपिक को ना मैं बिल्कुल भी अग्री करने के लिए रेडी नहीं थी। और अवेकनिंग के बाद भी इसमें कम से कम 1 से 1.5 साल तक ना डिस्कशन चला है। कई बार मैं गुस्सा हो जाती थी कि क्यों बोलते हो आप मुझे ऐसे, कि नहीं सारे बराबर हैं। तो जब DMDF की बात आई थी ना, तो इस पर भी लंबा चौड़ा डिस्कशन है जो मैं आपसे सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये एक अनदर रिमाइंडर होता था मेरे लिए। एक और कंसर्न था डिवाइन का कि मैं ना तो किसी से हेल्प मांगती थी और ना ही मैं किसी से हेल्प लेती थी। अगर मुझे सामने से हेल्प ऑफर हो रही है तो मैं मना कर देती थी। कई बार मैं डिवाइन को भी मना कर देती थी हेल्प करने के लिए, क्योंकि पहला कंसर्न ये था कि पहले मैं खुद से कोशिश कर लूँ, जब मुझसे नहीं होगा तब मैं सोचूंगी। बट उसके बाद भी जब अगर ऐसी सिचुएशंस होती थी ना, तो मैं हेल्प नहीं लेती थी। तो डिवाइन ने कमिटमेंट मांगा था कि इस गेम के एंड होने के बाद में तुम हमसे हेल्प लेना शुरू करोगी, और उसके बाद में कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम खुद से हेल्प मांगोगी। इसमें कुछ और वो मुझे सिखाना चाह रहे थे जो मैं बाद में शेयर करूँगी। वो अगेन एक ब्लॉक को रिमूव करने का तरीका है, तो मैं ये सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। किसी से हेल्प ना लेने का जो रीज़न होता था कि भाई लोग ऐसे हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प कर देंगे तो वो आपको ऐसे जताएंगे जैसे आप उनके एहसान तले ज़िंदगी भर के लिए गुलाम हो गए उनके। मैंने कहा मैं तो ऐसा कभी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाती हूँ, लेकिन लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है। तो ये रीज़न होता था कि मैं किसी से हेल्प नहीं लेती हूँ, ना ही मैं किसी को हेल्प करने देती हूँ। और जब से मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे ये था मुझे गिफ्ट्स देने की बहुत आदत थी, लेकिन मैं कभी गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेती नहीं थी। मैं पता नहीं क्यों नहीं लेती, बस नहीं लेती थी मैं तो। और अगर जैसे कभी हम घूमने चले गए, चाहे कहीं भी चले गए, तो मैं खुद सबके लिए पे करती थी, चाहे जितना भी हमने स्पेंड किया हो तो सबके लिए पेमेंट मैं करती थी। ये मैंने रूल बना रखा था अपना। इसके पीछे अगेन रीज़न थे, पता नहीं क्यों थे बट थे। तो ये मैंने फिर कंटिन्यू किया कि ये चीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगी अपनी, क्योंकि मैं अकेले रहने वाली थी। तो मुझे था कि नहीं कभी किसी को कोई गलत फहमी ना हो जाए ना। तो ये हाँ ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए था कि अगर हम कभी कहीं घूमने भी जाते हैं, चाहे कोई भी फ्रेंड्स हैं, मैस्कुलिन्स हैं, फीमेल्स हैं, तो मुझे अपने लिए पे करना है या तो मुझे सबके लिए पे करना है। तो उसमें ना नुकसान बहुत होता था, लोगों को ना आदत पड़ जाती थी कि ये तो सबके लिए पे करती है तो इसी से करवाएंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लॉसेस मेरे हुए। कई और सवाल थे मुझे खुद को लेकर, जैसे अगर कोई मेरी तारीफ कर देता था, जो अक्सर मुझे सुनने को मिलती थी, कभी फिजिकल ब्यूटी तो कभी घर के लिए। जैसे मुझे ना घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखने की आदत होती थी, तो मदर का ये था तो तू जो बोल दे वो हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितने पैसे खर्च करवाने कराओ। तो अब सजा धजा घर सभी को पसंद आता है, तो कभी मना नहीं किया जाता था मुझे। तो मैं हमेशा उसे ना जैसे दुल्हन को सजा के रखते हैं ऐसे घर को डेकोरेट करके रखती थी, मतलब चाहे जो मर्जी जब मर्जी चेंजेस करवा लो मुझसे। तो जब भी कोई घर में आता ना, जैसे लोग आते जाते रहते थे, कभी नेबर्स कभी रिलेटिव्स, तो हर कोई पूछ लेता था कोई ओकेजन है, कोई सेलिब्रेशन है, अच्छा किसने सजाया है ये, तो ना मेरा आया तो वो तारीफें करते। तो मुझे ना कई बार गुस्सा आता था, हर बार नहीं लेकिन आता था, अक्सर आता था। तो मैं ये सोचती आखिर मुझे गुस्सा क्यों आता है। मैं अगर दूसरे लोगों को देखूँ, कंपेयर करूँ, तो उनको ना बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपनी तारीफ़ें सुनते लोगों से, या फिर चाहे उनके किसी काम की तारीफ हो, उनकी फिजिकल ब्यूटी की तारीफ हो, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। मुझे गुस्सा क्यों आता है? तो ये मेरे लिए सवाल था, तो जिस पे मुझे बाद में जवाब मिला है। मतलब जितने सवाल मेरे थे ना, जितने कन्फ्यूजन मेरे थे, डाउट्स थे, सब के सवाल के जवाब मुझे मिले इस जर्नी में, जो 10 साल की जर्नी थी, जो सबके लिए गाइडेंस के रूप में हेल्प होगी, जो मैं शेयर करूँगी। और जैसे कि हेल्प और सपोर्ट करने के चक्कर में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, तो उस पर डिवाइन ने एक एक चीज़ पर ध्यान रखा। मेरी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था, सब कुछ नहीं शेयर कर पाऊंगी मैं। तो वहाँ पर ये था कि मैं जैसे कि फीमेल्स को बहुत सपोर्ट करती थी, तो डिवाइन ने कई बार मुझे दिखाया कि क्यों तुम्हें नहीं करना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मैंने सपोर्ट किया फीमेल्स को, लेकिन हाँ हर बार मेरे पास कुछ टाइम के बाद में रिजल्ट होते थे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो इस जर्नी में कुछ ऐसी सी, मतलब कुछ क्या सारे लोग ऐसे असाइन हुए थे मुझे, तो वो भी मैं आप लोगों से बाद में एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगी। सो अब क्या है कि जो मैंने चीज़ें अभी तक आपसे शेयर करी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी ताकि आगे की जर्नी आपको समझ में आ सके। और जो इनर वर्क मैंने किया, मैंने 2.5 साल में इनर वर्क कंप्लीट किया था, लेकिन क्यों कर पाई मैं 2.5 साल में, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मेरा अपना ज़िंदगी जीने का तरीका, मेरा अपना थॉट प्रोसेस, मेरा अपना डिसीजन मेकिंग, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं 2.5 साल के लिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे शेयर करनी है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगी, अदरवाइज ना बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस इनर वर्क ही है।
ये स्टोरी जो मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये भी आपके लिए इनर वर्क का ही काम करेगी। क्यों? क्योंकि इससे मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी। ट्विन जर्नी के नाम पे जो अभी तक कचरा मचाया गया ना, वो सारा क्लियर हो जाएगा। जो मेंटल फॉग क्रिएट किया गया है, इंटेंशनली क्रिएट किया गया है। क्रिएट करने वाले कौन है इस पर भी मैं आऊँगी, बट अभी थोड़ा सा टाइम है इस पर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। और ये एग्जैक्ट डिस्कशन था। और जैसा कि खुद को हाइड करने के लिए मैंने ऑलरेडी मतलब फिजिकल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस किए थे। जैसे जब मेरा बर्थ हुआ था तब तो मेरे बाल जो हेयर है वो ब्लैक ही थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वो ऑल ऑफ अ सडन गोल्डन टर्न हो गए थे। मतलब जैसे शाइनी ब्लॉन्ड हेयर होते हैं वो टर्न हो गए थे। तो मुझे कभी कोई नाम से नहीं बुलाता था तो मैंने कहा यार वैसे स्किन कलर ऐसा मेरा ये ना येलोइश कलर का शाइन मारता होता है, ऊपर से मैं पूरा अंग्रेज नजर आती हूँ। तो मैंने 8th क्लास में अपने हेयर कलर्स को टर्न कर लिया था ब्लैक में, नेचुरल जो कलर होता है उससे किया था। तो वहाँ पर वो किया। उसके बाद मैंने स्विमिंग करी तो मेरी बॉडी जो थी वो टैन हो गई। उसके बाद मैं कपड़े लूज पहनती थी। तो मुझे था कि मुझको खुद को हाइड तो करना था, फिजिकल ब्यूटी को डेफिनेटली हाइड करना था इस जर्नी में, क्योंकि अब तो सब गलत बुरे लोग मिलने वाले थे, तो अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान तो रखना ही था। तो एक तो ये डिसाइड किया मैंने कि मैं रूडनेस का मास्क पहनूंगी। और मैं कपड़े हमेशा से लूज ही पहनती हूँ जनरली। जो अगर कभी टाइट कपड़े पहने भी होंगे ना तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि टाइट कपड़े मैं पहन नहीं पाती हूँ। अगेन उसके पीछे स्पिरिचुअल रीजंस ही हैं जो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। तो खुद को जो पर्सनैलिटी है उसको भी हाइड करने के लिए बहुत कुछ किया मैंने। जैसे टॉम बॉयज़ की तरह मैं रहती थी। सो और भी बहुत सारी चीज़ें फिलहाल मुझे याद नहीं है। तो इतना आज के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।